नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भारतीय संविधान में दो शासन प्रणालियाँ होती हैं। पहला संघात्मक कॉन्फेडरल सिस्टम, पहला परिसंघात्मक कॉन्फेडरल सिस्टम तथा दूसरा संघात्मक फेडरल सिस्टम। तो आज जानेंगे कि इनमें अंतर क्या है, समानता क्या है तथा इसके लाभ और हानि क्या है। तो आइए चलते हैं। भारत के संविधान निर्माता इस बात को ठीक से समझते थे कि इन दोनों ही प्रणालियों की यदि कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ गंभीर नुकसान भी हैं। इसलिए उन्होंने भारत की विशिष्ट जरूरतों को समझते हुए बीच का रास्ता निकाला। इसमें शासन का स्वरूप सामान्यतः संघात्मक फेडरल रहता है, किंतु किसी भी संकट के समय वह एकात्मक यूनिटरी रूप धारण कर लेता है। कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंधों की दृष्टि से शासन प्रणालियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और विधायिका लेजिस्लेचर के संबंधों की दृष्टि से शासन प्रणालियाँ दो प्रकार की हो सकती हैं। संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, अध्यक्षीय प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम। संसदीय शासन प्रणाली का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ब्रिटेन है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव विधायिका लेजिस्लेचर से स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि विधायिका में जिस दल को आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन हासिल होता है, उसी दल का एक प्रतिनिधि समूह मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में कार्यपालिका बन जाता है। भारतीय संविधान में भी भारतीय राज्य व्यवस्था भी इसी प्रणाली पर आधारित है। संसदीय प्रणाली में राजाध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट का महत्व सिर्फ प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक या नामात्र का नॉमिनल होता है। उसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता। उदाहरणतः ब्रिटेन की राजा या भारत की राष्ट्रपति की भूमिका प्रतीकात्मक ही रहती है। संसदीय प्रणाली में विधायिका आमतौर पर दो सदनों में विभाजित होती है, निम्न सदन तथा उच्च सदन। निम्न सदन लोअर हाउस जनसाधारण द्वारा सीधे तौर पर निर्वाचित होता है, जबकि उच्च सदन अपर हाउस का निर्वाचन आमतौर पर विभिन्न प्रांतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए या फिर ऐसे गणमान्य नागरिकों तथा विद्वानों को सांसद बनाने के लिए किया जाता है जो निर्वाचन की प्रक्रिया में या तो रुचि नहीं लेते या फिर व्यवहारिक राजनीति में सहजता महसूस नहीं करते। संसदीय प्रणाली में विधानमंडल का कार्यकाल निश्चित होता है, किंतु राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल को यह हक नहीं होता। तो यह हक होता है कि यदि वह चाहे तो राजाध्यक्ष को विधानमंडल भंग करने की सलाह देकर नए चुनाव आयोजित करवाए। संसदीय प्रणाली के कई लाभ हैं। प्रथम, इसमें कार्यपालिका और विधायिका में गतिरोध पैदा नहीं होता, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के बहुमत के समर्थन से ही निर्मित होती है। दूसरे, संसदीय प्रणाली अत्यंत लचीली होती है। इसमें प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई ऐसा निश्चित कार्यकाल नहीं होता कि उसे बीच से हटाया ही ना जा सके। जिस क्षण कार्यपालिका विधायिका की बहुमत का समर्थन खो देती है, उसी समय सरकार भंग हो जाती है। तीसरा लाभ यह है कि जिन देशों में धार्मिक, जाति, एथनिक, क्षेत्रीय या भाषागत वैविध्य ज़्यादा होता है, वहाँ अल्पसंख्यक वर्गों माइनॉरिटीज को कार्यपालिका में उचित प्रतिनिधित्व इस प्रणाली में मिल जाता है, जो कि अध्यक्षीय प्रणाली में साधारणतः नहीं मिल पाता। चौथा लाभ यह है कि इस प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाली सरकार को हमेशा चौकस रहना पड़ता है, क्योंकि विपक्ष उस पर लगातार दबाव बनाए रखता है, और यदि विपक्ष की आलोचनाओं के कारण सरकार बहुमत का समर्थन खो देती है तो सरकार गिर सकती है। साधारण संसदीय प्रणाली में बहुत सी कमियां भी हैं। पहली कमी यह है कि इसमें सरकार या मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका की जिम्मेदारियों के साथ साथ विधायिका की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं, जिसके कारण सरकार का पूरा ध्यान कार्यकारी दायित्वों पर नहीं रह पाता। दूसरी समस्या यह है कि सरकार पर हमेशा अस्थिरता का खतरा मंडराता रहता है, जिसके कारण उसकी अधिकांश ऊर्जा अपना अस्तित्व बचाने में ही नष्ट हो जाती है। वह दीर्घकालिक योजनाओं को लागू करने या कठोर निर्णयों को लेने का साहस नहीं दिखा पाती। तीसरी सीमा यह है कि इस प्रणाली में मंत्रिमंडल का चयन विधायिका से ही करना पड़ता है, जिसके कारण सर्वाधिक योग्य तथा अपने
क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाते तथा सरकार बेहद औसत या कम योग्यता वाले मंत्रियों के भरोसे ही चल पाती है। दूसरा, शासन की दूसरी प्रणाली अध्यक्षीय प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका का संबंध संसदीय प्रणाली से भिन्न होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन विधानमंडल के सदस्य नहीं करते, बल्कि या तो जनता सीधे तौर पर करती है या जनता द्वारा इसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्वाचित निर्वाचकगण इलेक्टोरल कॉलेज करता है। दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति जनता की पसंद से ही चुना जाता है। राष्ट्रपति सिर्फ प्रतीकात्मक या नाममात्र का राज्याध्यक्ष नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट नहीं होता, बल्कि वह वास्तविक राज्याध्यक्ष भी होता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य की ओर से सभी प्रमुख निर्णय वह स्वयं लेता है। वह किसी अन्य की सलाह के अनुसार निर्णय लेने को बाध्य नहीं होता। राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वह विधानमंडल लेजिस्लेचर से एकदम पृथक होता है। उसका अंग नहीं होता। इसलिए विधानमंडल सामान्य स्थितियों में उसे हटा नहीं सकता। केवल विरलतम स्थितियों में विधानमंडल महाभियोग इम्पीचमेंट के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा सकता है, किंतु यह प्रक्रिया मनमाने तौर पर आर्बिट्रेरीली नहीं हो सकती। राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होती कि वह विधायिका के सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल का चयन करे। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना सकता है जो उसकी दृष्टि में वह विभाग या मंत्रालय संभालने के लिए सर्वाधिक योग्य है। चूँकि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से पृथक होती है, इसलिए कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति को संसदीय व्यवस्था की तरह यह शक्ति नहीं होती कि वह अपने विवेक के अनुसार मंत्रिमंडल को भंग कर सके। अध्यक्षीय प्रणाली के भी अपने लाभ और नुकसान हैं। इसका पहला लाभ यह है कि शक्तियों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स तथा नियंत्रण व संतुलन चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण शासन का कोई भी अंग नागरिकों के साथ गलत बर्ताव नहीं कर पाता। दूसरा लाभ यह है कि इसमें शासन की स्थिरता होती है और राष्ट्रपति निश्चिंत होकर अपनी योजनाओं को लागू कर पाता है। तीसरी लाभ यह है कि मंत्रिमंडल के चयन में योग्यता और कुशलता को पूरा महत्व मिलता है, क्योंकि मंत्रियों को विधायिका के सदस्यों में से ही चुने जाने की बाध्यता नहीं होती। इससे प्रशासन में कुशलता आ जाती है। चौथा लाभ यह है कि चूंकि कार्यपालिका को विधायिका की जिम्मेदारियां नहीं निभानी पड़ती, इसलिए उसका पूरा ध्यान प्रशासनिक कार्यों पर रहता है, जो देश की शासन व्यवस्था के पक्ष में ही होता है। किंतु अध्यक्षीय प्रणाली के भी अपने नुकसान हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका पहला नुकसान यह है कि इसमें कई बार विधायिका और कार्यपालिका में टकराव या गतिरोध उत्पन्न होता है। यदि कार्यपालिका का प्रधान एक दल से हो, जबकि विधायिका में दूसरे दल का बहुमत हो, तो ऐसा गतिरोध पैदा होता है और वह शासन व्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। दूसरा नुकसान यह है कि चूंकि राष्ट्रपति और विधायिका का कार्यकाल पूर्णतः निश्चित होता है, इसलिए वह पूर्णतः निश्चित रहते हैं कि कई बार जनमत के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। तीसरा नुकसान यह है कि निश्चित कार्यकाल की स्थिरता के कारण यदि जनता चाहे तो राष्ट्रपति को बीच में नहीं हटा पाती, चाहे राष्ट्रपति को हासिल लोक समर्थन शून्य ही क्यों न हो जाए। चौथा नुकसान यह है कि शासन की यह प्रणाली सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के कंधे पर डाल देती है। इससे यह खतरा बढ़ जाता है कि यदि वह व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण निर्णय में कोई चूक कर बैठे तो समाज और देश को उसकी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पांचवा नुकसान यह है कि यदि उस समाज में विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग रहते हों, तो राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन पाता है जो बहुसंख्यक वर्ग मेजोरिटी से जुड़ा होता है। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज
वर्ग के भीतर असुरक्षा इनसिक्योरिटी का संकट हमेशा बना रहता है। भारतीय भारतीय प्रणाली इंडियन सिस्टम। भारतीय संविधान निर्माता इस प्रश्न को लेकर अत्यंत सजग थे कि भारत के लिए अध्यक्षीय प्रणाली प्रेसिडेंटियल सिस्टम बेहतर होगी या संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने संसदीय प्रणाली को चुना, जिसके दो प्रमुख कारण थे।